welcome to Alpha English Academy. This is Rubia Parvez and in this video we are going to discuss some tips of error detection or error spotting in English language. English language में आपको क्या दिया जाता है? Either you will get a passage, पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन. तो आपको क्या करना है? सेंटेंस देखना है, ठीक है, जिसमें से आपको एरर स्पॉट करने के लिए क्वेश्चंस रहते हैं. लेट्स सी द टिप्स. द फर्स्ट वन इज रीड द सेंटेंस केयरफुली. रीड इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. तो आपको क्या करना है कि जो भी पैराग्राफ, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन जो भी है उसको आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से, प्रिसाइजली, थॉरली अच्छे से पढ़ना है सो एज टू फाइंड आउट द एरर. नेक्स्ट इज लुक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सेकेंड चीज़ है कि आपको स्पेलिंग्स भी चेक करना है. आप जो भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से थॉरली चेक करें कि उनकी स्पेलिंग सही है या नहीं, वेदर द स्पेलिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स आर करेक्ट और नॉट. Next is check for the correct usage of verbs as per the subject in a sentence. आपको देखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सेंटेंस में दिया है या नहीं, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है. अब या तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ. he has, ठीक है, और they have, ठीक है. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आगे का प्रेडिकेट, बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है. he has और they have. सिंस he क्या है, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है. they क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना. they है प्लूरल सब्जेक्ट और he है सिंगुलर सब्जेक्ट. या तो he होगा, she होगा, it होगा, तो ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ हैज़ हैव आई एम सेइंग कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगाना है. वहीं अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है, जैसे दे है, वी है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको उसके साथ हैव लगाना है. ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने हैज़ हैव का लेकर के आपको बताया है. इसी तरह से और भी सारे वर्ब्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जैसे इज़ है, वॉज है, वर है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसी के साथ एक और चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आई और यू ये दोनों एक्सेप्शन हैं. इन केस ऑफ अगेन हैज़ और हैव, आई के साथ और यू के साथ दोनों के साथ ही हैव लगेगा, ठीक है, हैज़ नहीं लगेगा. अगर हैज़ लिखा है तो वो एरर है. यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ हैज़ और हैव का एग्जाम्पल लेकर के बताया है. सिमिलरली और भी सारे ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं या फिर और भी सारे मॉडल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का होना कंपलसरी है, अदरवाइज इट वुड बी एन एरर. नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो कोई भी टेंस का हो, वेदर इट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, always remember that for is used for denoting a period of time, okay, while since is used for denoting the point of time. अब यहाँ पे देखिए कि हमने for और since की बात की है, ठीक है. फॉर क्या करते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. फॉर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. और सिंस जो क्या है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है. कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 1 ईयर. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं अपने रहने का ड्यूरेशन बता रही हूँ 1 ईयर. ये 1 ईयर कब का है, किस साल का है, यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है. आई हैव नॉट मैंशनड हियर द ईयर, जो एग्जैक्ट ईयर है वो मैंने मेंशन नहीं किया है. बट इफ़ आई से आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2021, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम डाला है, वो है 2021. तो आप जहाँ पे भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे. जहाँ पे एक पीरियड मतलब ड्यूरेशन यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है. इसी तरह से आप फॉर और सिंस में भी यूज़ एरर स्पॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर. इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब टू डिनोट द पोजिशन वाइल देयर डिनोट्स अ प्रोनाउन. अब देखिए देयर का मतलब हो जाता है THERE देयर. देयर का मतलब हो जाता है वहाँ. ये क्या करती है, पोजिशन बताता है. देयर जो है क्या बता रहा है, पोजिशन बता रहा है, ठीक है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर केप्ट देयर, ओके, द बुक्स आर केप्ट देयर. तो ये क्या है, एक पोजिशन बता रहा है कि किताबों की जो पोजिशन है वो कहाँ है, वहाँ रखी है, ठीक है. बट इफ़ आई से द बुक इज़ दियर्स, ठीक है, बुक जो है उनकी है और दिस इज़ दियर बुक, ये बुक जो है उनकी है. तो दियर क्या है, बिलोंगिंग बता रही है. ये जो दियर है
वो बिलोंगिंग बताएगी और वो जो है पोजीशन बताएगी, ठीक है। ये देयर क्या बता रही है, बिलोंगिंग बता रही है, एज प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, यूज हो रहा है पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है who, whoever, it is used as a subject while whom और whomever used as an object। अब देखो who जो है वो क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल who did you see last night और who did you meet last night, या फिर इसी तरह का कोई भी और सेंटेंस, who is your friend, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपको सब्जेक्ट के तौर पे who का यूज हो रहा है। whom जो है वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। whom उसी के लिए यूज होता है, whom और whomever दोनों। तो आपको ये ध्यान रखना है, एरर स्पॉट करने के लिए जब आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि whom और who वो किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। who जो है वो सब्जेक्ट में होना चाहिए और whom जो है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करना चाहिए। अगर whom ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे वो एरर हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज whose used to identify owns what। whose का मतलब होता है वही कि मतलब कोई चीज़ किसी की होनी, ठीक है। whose pen is this, ठीक है, ये पेन जो है वो किसकी है। यहाँ पे भी बिलोंगिंग का क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब who owns this thing, who owns this pen, ये किसकी है ना। नेक्स्ट इज then denotes time while than denotes comparison। तो ये सब भी आप सेंटेंस में आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है किनको डिनोट कर रहे हैं। जैसे then जो है वो टाइम को डिनोट करता है, THEN then, तब हुआ, मतलब ये टाइम को डिनोट करना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में THEN then टाइम को डिनोट ना करके कंपैरिजन को डिनोट कर रहा है तो वो वहाँ पे एरर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि दैन जो है वही कंपैरिजन को डिनोट करता है, तो ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली THEN कहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये भी एरर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 10, चेक फॉर करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि हमें आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपको पता है, डेफिनेट आर्टिकल पता है द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए और एन होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ए और एन जो है वो बेसिकली वावल्स के साउंड पे डिपेंड करता है। सिर्फ वावल्स पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि वावल साउंड्स पे डिपेंड करता है और कॉन्सोनेंट के साउंड पे डिपेंड करता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, इट इज़ यूज्ड विद ऑल कॉन्सोनेंट साउंड्स। एग्जाम्पल अ काइट, ठीक है, और अ पेन, अ बोर्ड, ठीक है, यूज्ड विद ऑल वावल साउंड्स, दैट इज एन MBA। एंड जो है वो किसके साथ यूज होता है, जितने भी वावल साउंड होते हैं उनके साथ। अब यहाँ पे मैंने बोला है MBA, MBA में क्या हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में। ये अल्फ़ाबेट भले ही M है लिखा हुआ मगर इसका जो साउंड आ रहा है MBA, तो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो साउंड है इस पे हम ये करेंगे कि फोकस करेंगे कि इस साउंड की वजह से एन होगा ना कि ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल द। when you are talking about something specific, historic places, planets, names of some continents, countries, oceans, rivers or mountains also, okay, so ये सारे क्या है, फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, दी अमेजन, दी इंडियन ओशियन, ठीक है, या फिर दी हिमालयाज। तो ये सारे क्या है, ये स्पेसिफिक नेम्स हैं जिनके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल्स लगाते हैं। नेक्स्ट है चेक फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड इफ दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एट्सेट्रा, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर्स के लिए भी आपको ध्यान से देखना है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है कहीं पे तो वो वेदर इट इज़ रिटन इन कैपिटल्स और स्मॉल। अगर स्मॉल लेटर से, जैसे ये रविंद्रनाथ टैगोर में आर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो आर है, ये जो आर है अगर स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा किसी सेंटेंस में और आपको एरर स्पॉट करने के लिए रहेगा इफ़ इट इज़ रिटन एज दिस, ठीक है, अगर छोटा कैपिटल लेटर में ना लिख करके स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। सो नेक्स्ट इज
check for the correct usage of noun or pronoun or adjectives and adverbs in a sentence. So basically all the parts of speech, जितने भी parts of speech हैं सही तरीके से sentence में use किए जाने चाहिए, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपका error हो सकता है. Next is check if proper conjunctions and prepositions have been used. ये भी parts of speech में ही आए, ठीक है. तो conjunctions और prepositions का proper use होना चाहिए. जैसे कंजंक्शंस में आ गया आपका एंड, जॉइनिंग वर्ड्स जितने भी हैं वो सही तरह से सेंटेंस में यूज़ हैं या नहीं. या फिर नेक्स्ट में प्रेपोजिशंस में आपके इन, टू, विथ, ये सारे किस तरह से, बिटवीन, ये सारे कहाँ पे सही में यूज़ किए हैं. जैसे अगर आपको बिटवीन और अमंग मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ, ठीक है. अगर इफ़ आई टेक एन एग्जांपल कि बिटवीन और अमंग है, ठीक है. यहाँ पे देखिए, लेट मी राइट दिस फर्स्ट, बिटवीन एंड अमंग, दीज आर टू वर्ड्स. अब देखो बिटवीन जो है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन टू वॉल्स, ठीक है. आई एम स्टैंडिंग बिटवीन टू वॉल्स, मैं दो दीवारों के बीच में खड़ी हूँ. अब देखिए अमंग है, आई एम स्टैंडिंग अमंग माई फ्रेंड्स. अब यहाँ पे जो है दो नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है. दो से ज़्यादा दोस्त हैं मेरे, उनके बीच में, मतलब उन्हीं के बीच में मैं खड़ी हूँ. यहाँ पे मीनिंग तो आपका बीच में आ जाता है लेकिन दो से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, सिंस देयर आर मोर देन टू पर्सन्स, ठीक है. दो से ज़्यादा है तो उसके लिए हम अमंग का यूज़ करेंगे. समझ गए आप. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सॉरी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, पल्सेस आर अ रिच सोर्स इन प्रोटीन, ठीक है. अब इसमें यहाँ पे प्रपोजिशंस की यूज़ है, सही है. आप एक ये भी देख लेंगे तो आपका इल्यूजन या फिर कुछ अगर डाउट होगा तो ये भी दूर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, पल्सेस आर अ रिच सोर्स इन प्रोटीन. अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन का यूज़ किया हुआ है, सिंस यहाँ पे इन ना हो करके ऑफ होगा. सो करेक्शन इज पल्सेस आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑफ हो जाएगा, ठीक है. आई गो टू स्कूल एवरी डे थ्रू द बस, थ्रू द बस ना हो करके बाई बस होगा. आई गो टू स्कूल एवरी डे बाई बस. ध्यान रखेंगे कि यही सब है जो करेक्ट यूज़ ऑफ कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस. तो ये सारे क्या होते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आप पर्टिकुलरली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वन बाय वन अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, थॉरली, माइन्यूटली समझना होगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कहाँ पर और किस तरह से यूज़ होता है. आई विल मेक सेपरेट वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ दीज वन बाय वन ग्रेजुअली. तो हमारे साथ बने रहिएगा इसके लिए. नेक्स्ट देखते हैं, चलिए. चेक फॉर प्रॉपर यूजेज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है. अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का हमें यूज़ भी देखना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो कैसे यूज़ होंगे, किस तरह से यूज़ होंगे, ठीक है. काउंटेबल नाउन्स आपको पता है कि जिनकी हम गिनती कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक पेन ले रही हूँ या फिर कोई चॉकलेट है, ठीक है. तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स आ जाते हैं. अनकाउंटेबल में भी बहुत सारे हैं, जैसे बाल, ठीक है, हेयर है, सॉल्ट, वाटर, शुगर, दीज आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. एक एग्जाम्पल है, देखिए, कैन यू मेक फ्यू कॉफ़ी फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए कुछ कॉफ़ी बना सकते हो. अब देखो फ्यू का मतलब भी कुछ होता है और सम का मतलब भी कुछ होता है. हिंदी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यू का मतलब भी कुछ है, सम का मतलब भी कुछ है. बट फ्यू और सम में क्या डिफरेंस हो जाएगा आपको, फ्यू और सम में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि फ्यू को आप काउंट कर सकते हैं वाइल सम जो है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है. सम मतलब कुछ मात्रा में, ठीक है. अब देखिए क्वांटिटी, कैन यू मेक सम कॉफ़ी फॉर मी. यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है. इसीलिए फ्यू कॉफ़ी ना हो करके सम कॉफ़ी होगा. दिस वन इज करेक्ट, ओके, दिस वन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मनी डज ही नीड. हाउ मेनी मनी डज ही नीड, ठीक है, और हाउ मच. तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग ही कितना होता है, ठीक है. हिंदी अगर देखेंगे तो दोनों का मतलब ही कितना होता है, मतलब कितने पैसे की उसे ज़रूरत है, ठीक है. हाउ मेनी मनी डज ही नीड, हाउ मच मनी डज ही नीड. अब देखो हाउ मैनी तो नहीं होगा क्योंकि हम मनी को क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं. वी कैन काउंट करेंसी ना, पेपर करेंसी है, कॉइन्स है, इन्हें काउंट कर सकते हैं मगर हम मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं. हाउ मच मनी वुड बी करेक्ट, ठीक है. दिस वन वुड बी इनकरेक्ट. हाउ मेनी मनी डज ही नीड, इट इज़ इनकरेक्ट, वाइल हाउ मच मनी डज ही नीड ये सही है, ठीक है. Next point is always remember that generally if one part of a sentence is in the past tense, the other half should also be in the past tense.
जनरली आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक पार्ट सेंटेंस का पास्ट टेंस में है तो द अदर हाफ शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। तो जो अदर पार्ट है उसको भी पास्ट टेंस में होना कंपल्सरी है, अदरवाइज दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एरर इन द सेंटेंस। तो एरर स्पॉटिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करने के साथ साथ कि क्या होना चाहिए, एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किए हैं तो वो क्या है, जब आपको पता होगा कि क्या है तभी तो आप पता करेंगे ना कि कैसे निकालेंगे एरर्स, है ना। तो ये सारे एरर्स हो सकते हैं जिन्हें आपको माइन्यूटली थॉरली सेंटेंस को पढ़ना होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एरर स्पॉटिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें जो माइंड में रखनी है वो ध्यान से रखिएगा कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी यूजेज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट यू हैव टू रीड इट थॉरली एंड प्रिसाइजली। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से उसको पढ़िएगा, थोड़ा टाइम लगा के, ठीक है। एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता है आपके पास, इसीलिए आप उससे पहले ही खूब सारी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फॉर दिस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।